हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू और क्लास स्टार्ट करते हैं। नॉन टेक्निकल की क्लास के बाद अब टेक्निकल की क्लास। तो वेलकम एवरीवन, वेलकम वेलकम वेलकम। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टार्ट करते हैं आज का। पावर प्लांट में से जो भी हमारे पास एमसीक्यू बन रहे हैं बेटा वो सारे मैं कोशिश कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट आपके लिए लेके आऊं, और जो हमारा एसएससी के प्रीवियस ईयर में से जो क्वेश्चन आए हैं वही मैं करवाऊंगा आपको। तो मोस्ट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर होंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ओके सर, आरएस खुरमी में से नहीं बेटा, मैं ये कह रहा हूं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी होते हैं एसएससी जेई के, तो हम उसी में से कोशिश करते हैं, क्योंकि वो चांसेस रहते हैं वही क्वेश्चन दोबारा दोबारा कुछ ना कुछ वहां से आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है बेटा, देखो क्वेश्चन वही होते हैं, मैं आपको एक बार बताता हूँ। आर एस कुर्मी हो, आर के जैन हो, ये बुक्स ऐसी हैं। ये इन्होंने ना जितने क्वेश्चन मैक्सिमम बन सकते हैं, क्या बना सकते हो यार, कितने बना सकते हो, घुमा फिरा के जितने भी बना सकते हो उन्होंने डाल दिए, बहुत सारे डाल दिए। उसी में से जितने भी हमारे एग्जाम बनते हैं ना, इन दो चार बुक्स में से ही उठाकर, वो भी तो इंसान ही है। बता एक चीज याद रखें, देखो बनाने वाला कोई जानवर तो अलग से है नहीं कि अलग से आ रहे हैं, दिमाग उसका अलग, इंसान है। तो वो भी भाई साहब घर में फैमिली में बिजी है, उसको भी क्या चाहिए, इजी चाहिए। तो वो भी क्या करते हैं, सामने बुक्स रख लेते हैं, मेन मेन वो जो बुक्स होती हैं बड़ी, वो रख लेते हैं, उसमें से क्वेश्चन उठा लेते हैं। ठीक है, उसमें से क्वेश्चन होते हैं। चलो ओके, स्टार्ट करें बेटा। तो हमारे पास क्वेश्चन है, फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट एडिशन। देखो हमने इसमें बताना होता है कि ऑटो की एफिशिएंसी ज्यादा है, ऑटो साइकिल की, ड्यूल साइकिल की या डीजल साइकिल की। तो हमारे पास याद हमें हमेशा के लिए है कि जब भी कंप्रेशन रेशियो की बात आ जाए तो उसमें हमने ऑटो को जिता देना है। ऑटो जीत जाएगा और डीजल हार जाएगा, ड्यूल तो बीच में ही रहना है। तो हमारे पास ऑटो साइकिल वाली ऑप्शन राइट है, ऑटो साइकिल वाला ऑप्शन राइट है। जी विनोद जी, शाबाश। ओके, तो हमारे पास ए ऑप्शन इसका राइट है। आगे चलते हैं। डिफ्यूजर इंक्रीजेस द प्रेशर ऑफ फ्लूइड एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स। डिफ्यूजर जो करता है वो प्रेशर को इंक्रीज करता है। क्या कहते हैं, डिफ्यूजर जो है वो प्रेशर को इंक्रीज करता है ऑफ फ्लूइड एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स। किसके बदले करता है? ठीक है, चलो पहले हो गया था। चलो आइए इसमें बताओ ए बी सी डी। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, तो हम लिखेंगे 2.A 2.B 2.C, इस तरह से लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो डिफ्यूजर हमें पता है किस तरह से होता है बेटा। डिफ्यूजर जो है उसका आगे से एरिया जो होगा वो हमारे पास ये बड़ा हो जाएगा, मतलब एंट्री ये है तो ये एग्जिट होगा, यहां से ये एग्जिट होगा। तो जब एग्जिट करेगा यहां से तो हमारे पास एरिया बड़ा होगा। तो ये क्या होते हैं, डिफ्यूजर होता है, ये डिफ्यूजर होता है। तो डिफ्यूजर क्या कर देता है, हमारे पास प्रेशर को इंक्रीज करता है। किसके बदले, काइनेटिक एनर्जी के बदले, काइनेटिक एनर्जी के बदले। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हो, 2 का डी कहां से आ गया बेटा, रोटेशनल एनर्जी कौन सी होती है, रोटेशनल एनर्जी कौन सी होती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा बोल देते हैं उसे। तो हमारे पास क्या है, तो हमारे पास ये लिख लीजिए, इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो आप लिख सकते हैं। तो आइडियल डिफ्यूजर इज अ मैकेनिकल डिवाइस दैट इज यूज्ड टू इंक्रीज द प्रेशर एट द एक्सपेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को आप कम कर सकते हैं और प्रेशर को आप बढ़ा सकते हैं, प्रेशर को आप बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। द प्लेटफॉर्म ऑफ बॉयलर वेयर द बर्निंग ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस इज नोन एज। तो हमारे पास बॉयलर, ये थर्ड क्वेश्चन है, तो थर्ड का ए, थर्ड का बी, थर्ड का सी, थर्ड का डी। तो बॉयलर में जहां पे हम आग जलाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, लैगिंग, शेल, सेटिंग या ग्रेट। ठीक है, जल्दी से आपके रिप्लाई आएंगे तो बेटा मुझे भी मजा आता है आपके साथ डिस्कशन करने का। ओके, तो बाकी भी पद्मलोचन, कृष्ण, ये भी रिप्लाई करो यार। अगर आपको कुछ आता है तो रिप्लाई, गलत करोगे तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उसको हम ग्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेट। ग्रेट होता है जहां पे फ्यूल बर्न करते हैं, फ्यूल बर्न करते हैं। देखिए बेटा, शेल किसे कहेंगे, शेल हमारे पास होता है जो मेन पार्ट होता है बॉयलर के बाहर पे, ये शेल होता है।
ठीक है। तो शेल क्या है ऑफ बॉयलर कंसिस्ट ऑफ वन और मोर स्टील प्लेट्स बेंट इनटू द सिलेंड्रिकल फॉर्म। तो शेल होता है क्या, जो बाहर का जो एरिया है, बाहर का जो मेन पार्ट है, उसको हम शेल बोल देते हैं। ग्रेट बोल देते हैं जिसके ऊपर हम फ्यूल को बर्न करते हैं। इट इज अ प्लेटफॉर्म इन द फर्नेस अपॉन विच द फ्यूल इज बर्न। तो ये किसका बना होता है, ये लिख लीजिए, ये कास्ट आयरन बार्स का बना होता है। इसको लिख लीजिए, ये किसका बना होता है, कास्ट आयरन बार्स का बना होता है। और ये इस तरह बनाया जाता है कि इसके नीचे से एयर जो है वो पास कराई जा सके। तो बार्स जो बनी होती है, ठीक है, ये बार्स जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है, हमारे पास ऐसी बनी होती है ताकि एयर उसके अंदर से आ जा सके। ठीक है, नेक्स्ट करें बेटा, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट चलिए। ओके, माउंटिंग्स देख लीजिए बेटा एक बार। इसमें ना काफी चीजें जो है मैंने एक बार बढ़ाओ, बोर्ड की थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ाइए, लीजिए बेटा लीजिए, शाबाश। इसी लाइव का इसलिए तो फायदा है, लाइव का ये फायदा है, बताना बेटा अब, ठीक है, अब ठीक लग रहा है, इज इट ओके नाउ? ओके, तो देखिए बेटा, हमारे पास जो माउंटिंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो बॉयलर के ऑपरेशन के लिए जरूरी है, जो बॉयलर के ऑपरेशन के लिए जरूरी है, तो वो हमारे पास माउंटिंग्स होते हैं। एक बार माउंटिंग्स के नाम दोबारा याद कर लो, कौन से, सेफ्टी वाल्व, वाटर लेवल इंडिकेटर, प्रेशर गेज, स्टीम स्टॉप वाल्व, ब्लो ऑफ कॉक, मैन होल, अटैचमेंट फॉर इंस्पेक्टर टेस्ट गेज, तो ये टेस्ट गेज है तो वो बहुत कम पूछता है, मड होल या साइट होल्स, मड होल या साइट होल्स, ये सारे क्या होते हैं, माउंटिंग्स होती हैं। ये बॉयलर से जुड़े जो भी चीजें होती हैं वो मैं आपको बीच बीच में बता रहा हूं। रिफ्रैक्टरी क्या होती है, देखो हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी मटेरियल, बेटा हमारे पास मान लीजिए कहीं भी कुछ भी हम आग जलाते हैं, तो हम मान लीजिए मेरे पास चिमनी है, मान लीजिए यहाँ सॉरी ये है जिसके अंदर हमने आग जलानी है, तो हमारे पास मान लीजिए कहीं आग जला रहे हैं, फर्नेस है मान लीजिए, सॉरी फर्नेस है मान लीजिए। अब फर्नेस के अंदर क्या चलनी है, आग, इसको आग जलाते हैं तो यहां पे ईंटें लगाते हैं बेटा, जिसको हम रिफ्रैक्टरी मटेरियल बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टरी मटेरियल। रिफ्रैक्टरी मटेरियल वो होता है जिसके कारण जो हीट को ज्यादा से ज्यादा सहन कर सकता है, तो वो रिफ्रैक्टरी मटेरियल होता है। अ हीट इंसुलेटिंग मटेरियल सच एज फायर ब्रिक्स और प्लास्टिक फायर क्ले, तो इसको हम क्या कह देते हैं, जो हीट को बर्दाश्त कर सके उसको रिफ्रैक्टरी मटेरियल हम बोलते हैं। ये भी आप लिख लीजिए, ये भी लिख लीजिए। ओके, और बॉयलर टर्म्स और ज्यादा क्या है, इसमें एसेसरीज यूज करते हैं बेटा। एसेसरीज एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए होते हैं, कौन कौन सी होती है, फीड पंप, इकोनोमाइजर, सुपर हीटर, एयर प्री हीटर, स्टीम सेपरेटर और स्टीम ट्रैप। बेटा देखो जितने नाम है उतनी बार क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि ये इकोनोमाइजर है, ये है, सॉरी ये हमारा एसेसरी है, ये एसेसरी है, ये है, कोई भी एसेसरी पूछ सकता है। मोस्टली ना कई बार ये पूछ लेता है ये स्टीम ट्रैप। अब स्टीम ट्रैप मोस्टली हम पढ़ते नहीं है, स्टीम ट्रैप हम ट्रैप जो है वो हम पढ़ते नहीं है, और हमारे पास ये आ जाता है कि यार ये ट्रैप वाला मे बी माउंटिंग होगा, दिमाग में ये आ जाता है, तो वो प्रॉब्लम हमारे पास आ जाती है। चमन सिंह पटेल, वेलकम बेटा। ओके, तो हमारे पास ये लिख लीजिए, एंड इंजन एट फुल लोड डिलीवर्स। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं दोबारा लिख देता हूं थोड़ा सा, ठीक है। एन इंजन एट फुल लोड, मे बी आपको दिख ना रहा हो क्योंकि वर्डिंग थोड़ी छोटी है, डिलीवर्स 200 किलोवाट ब्रेक पावर, ठीक है। इट रिक्वायर्स 25 kilowatt to rotate at same speed without fuel, ठीक है। मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ, हाँ तो हमें क्या ढूंढना है, मैकेनिकल एफिशिएंसी ढूंढनी है एट हाफ लोड। अगर आप में से कोई कर सकता है इसको तो कर लीजिए, नहीं तो मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है।
1 मिनट है आपके पास, अगर कोई कर सकता है तो इसको कर लीजिए, सोच सकता है तो कोई सोच लीजिए। तो बेटा इंजन है जो क्या फुल लोड पे अगर चलता है, फुल लोड उसके ऊपर है, तो वो डिलीवर करता है 200 किलोवाट का ब्रेक पावर। ब्रेक पावर इट रिक्वायर्स 25 किलोवाट टू रोटेट एट सेम स्पीड पे चलना हो, सेम स्पीड पे चलना हो। तो हमारे पास विदाउट फ्यूल, अगर हम फ्यूल देना बंद कर दें, हम एनर्जी देना बंद कर दें, तब भी वो 25 किलोवाट की पावर खा रहा है, 25 किलोवाट की पावर खा रहा है। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी एट हाफ लोड पता करनी है हमें, हाफ लोड पे पता करनी है। तो बेटा देखिए हाफ लोड, पहले तो देखिए हाफ लोड क्या होगा, हाफ लोड। फुल लोड कितना है, देखिए फुल लोड पे पावर कितनी मिल रही है हमें, 200 किलोवाट, तो हाफ कितना हो गया, 100 किलोवाट। और ये क्या है, बीपी, ब्रेक पावर है। ये क्या है, ब्रेक पावर। और ये जो 25 किलोवाट लिखा है ना बेटा, ये है फ्रिक्शनल पावर। ये क्या है, फ्रिक्शनल पावर। अगर आपको बात इतनी सी समझ आ गई कि ये फ्रिक्शनल पावर है, तो हमें आसानी से चीजें समझ आ जाएंगी। अगर हमें ये चीज समझ आएगी, अभी तक समझ आया 80%, शाबाश। ऑलमोस्ट हाँ 80 के करीब ही था। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, देखो हमने क्या करना है इसके बाद, हमारे पास मैकेनिकल एफिशिएंसी निकालनी है। अब मैकेनिकल एफिशिएंसी हमें पता है, मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है, वो होती है बीपी अपॉन बीएचपी, मतलब बीएचपी या बीपी कह लें, ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर। लेकिन हमारे पास ब्रेक पावर हमें पता है, इंडिकेटेड पावर नहीं पता। लेकिन इंडिकेटेड होती क्या है, बीपी प्लस एफपी, बीपी प्लस एफपी, फ्रिक्शनल पावर यही होती है, यही होती है। ब्रेक पावर हमें पता है कितनी है, 100 है। ये कितनी है, 100। और हमारे पास बीपी 100 और एफपी कितना है, एफ है 25। तो हमारे पास 100 डिवाइडेड बाय 125, तो वो कितना आता है, 80%। ठीक है, 80%। तो 80% हमारे पास आ जाएगी एफिशिएंसी। इंटू 100 कर देंगे ना बेटा, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 कर देंगे, तो हमारे पास 80% एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, तो जिन्होंने निकाला है, आंसर दिया, शाबाश उनको बेटा। ठीक है, उनके लिए गुड है। इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आपको बड़ी जल्दी से सॉल्व करके देना है। होता कुछ नहीं, अगर हमें एक बार पढ़ा हो ना, तो हमें अगर पढ़ा हो तो हमें इजी रहता है कि यार ये करना आसान है, क्योंकि पहले करा हुआ है। अगर पहले नहीं कर रखा तो आपको होता है यार ये कैसे करना है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। Where does mixing of fuel and air takes place in the case of diesel engine? तो ये क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 5 मान लो, मुझे याद नहीं है, चलो 5 मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एयर और फ्यूल का जो एयर और फ्यूल जो है उनका मिक्सिंग कहां पे होता है, डीजल इंजन के केस में, इंजेक्शन पंप, इंजेक्टर, इंजन फ्यूल, इंजन सिलेंडर या इनलेट मैनिफोल्ड। तो इसमें किसमें होता है, हाफ लोड का, कोई बात नहीं जी। ठीक है, तो हमारे पास मिक्सिंग कहां पे होगा ये बता दीजिए बेटा, मिक्सिंग कहां पे होगा, 5 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर याद नहीं तो आपने 5 मान लिया, तो 5 नंबर का हमारे पास बताइए। तो जल्दी से क्विक क्विक थोड़ा सा स्पीड कर दीजिए, तो ताकि मैं बाकी भी बेटा बोलो प्लीज एवरीवन। सुभाष चंद्र, सनी देओल, चमन सिंह पटेल, पद्म लोचन, बाकी भी रिप्लाई करो बेटा, बाकी भी रिप्लाई करो। आई रिक्वेस्ट यू ऑल। सी, शाबाश। इंजन सिलेंडर के अंदर हमारे पास मिक्सिंग होती है। डीजल इंजन की बात करें तो हमारे पास एयर पहले आ जाती है, उसके अंदर फिर हमारे पास इंजेक्टर नहीं बेटा। देखो अगर आपको बेसिक नहीं पता तो बेसिक जरूर पढ़ो। देखो बेटा हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे पिस्टन होता है, सिलेंडर होता है, पिस्टन जब नीचे जाता है तो एयर अंदर आती है, यहाँ पे एयर पहले अंदर आ जाएगी, फिर इंजेक्टर के थ्रू फ्यूल अंदर आ जाएगा, और एयर और फ्यूल इन दोनों के अंदर मिक्स होते हैं। मिक्सिंग का पूछ रहा है, ठीक है, मिक्सिंग का पूछ रहा है। 5 का सी, शाबाश। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट इन अ स्टीम टरबाइन एग्जॉस्ट, ये बता दीजिए बेटा। तो व्हाट इज मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट इन स्टीम टरबाइन एग्जॉस्ट, थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है लेकिन फिर भी अच्छा लगा मुझे। ये एसएससी जेई के 2020 वाले शायद पेपर में था, 2020 वाले में था, हाँ 2020 वाले में ये था कि व्हाट इज मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट इन स्टीम टरबाइन एग्जॉस्ट। अगर आप ध्यान करोगे तो हमारे पास ये सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है,
अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान हो कि हमने कैसे करा था ये, तो ये कुछ इस तरह से था, ठीक है। ये हम इस तरह से करते थे बेटा, इस तरह से करते थे। तो हमारे पास टरबाइन जो है 20, हाँ आप आसपास हो बेटा, आसपास हो, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है बेटा, ये जो होता है ना लाइन, ये ठीक है, ये जो लाइन है ये टरबाइन है, ये लाइन जो है वो टरबाइन की लाइन है। ये टरबाइन में से जब स्टीम निकलती है, टरबाइन के ऊपर स्ट्राइक करी 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 निकली, एग्जॉस्ट हुई, टरबाइन में से बाहर निकली, तो ऑलमोस्ट यहां पे निकलती है, ऑलमोस्ट यहां पे निकलती है। तो हमारे पास जब निकलती है तो यहां से हम देखें ये वाला, तो यहां पे x का वैल्यू हमें पता होना चाहिए। x हमारे पास ड्राइनेस फ्रैक्शन, तो x हमारे पास होता है वो इनके अकॉर्डिंग वो 0.85 है। x क्या है 0.85। 0.85 का मतलब क्या है, इसमें 85% क्या है स्टीम, 85% क्या है स्टीम, और 15% क्या है वाटर वेपर है, पानी है, वाटर है इसके अंदर। तो 15% जो है उसमें पानी आसपास रहता है, ठीक है। तो 0.9 कह लो, देखो एग्जैक्ट जो इन्होंने आंसर बोला हुआ है एसएससी जेई ने, ठीक है, उन्होंने 15% का लगाया हुआ है कि 15%, तो हमारे पास इसको याद ही करना पड़ेगा। क्योंकि देखो मैं फिर से अगेन कहूं कि कितना होगा कितना नहीं होगा बहुत चीजों पे डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी कहीं से अगर क्वेश्चन आता है तो हमें रट्टा तो मारना ही पड़ेगा इसका, ठीक है। मैक्सिमम मॉइस्चर कह रहा है, मैक्सिमम कितना हो सकता है भाई होने को, तो आप जब एग्जॉस्ट करोगे बहुत सारी कंडीशंस पे डिपेंड करेगा ना, तो लेकिन फिर भी हमें थोड़ा बहुत रट्टाफिकेशन एसएससी जेई के थ्रू मारना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, सेवंथ मान लो इसको, सेवंथ, ठीक है। Which of the following boiler mounting protect the boiler against damage due to overheating due to the low water level? क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये पूछ रहा है कि बॉयलर माउंटिंग कौन सी है, वो बॉयलर माउंटिंग बताओ जो प्रोटेक्ट करती है बॉयलर को जब हमारे पास लो हो जाए पानी और उसके कारण ओवर हीटिंग हो जाए, ओवर हीटिंग हो जाए, तो उसको क्या कह देते हैं बेटा, जल्दी से बाकी भी रिप्लाई करो, बाकी भी रिप्लाई करा करो, मजा आता है आपकी रिप्लाई देख देख के, ठीक है। सो फ्यूजिबल प्लग इज द राइट आंसर, फ्यूजिबल प्लग इज द राइट आंसर। फ्यूजिबल प्लग जो होता है खुद फ्यूज हो जाएगा अगर पानी नीचे जाएगा, ओवर हीटिंग होगी, ओवर हीटिंग के कारण वो फ्यूज जो होगा वो खुद फ्यूज होके वो बंद कर देगा सारी पानी इसको सप्लाई को, फ्यूल को बंद कर देगा, ठीक है, फ्यूल बर्न होना बंद हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब क्रिटिकल प्रेशर रेशियो, अगर पहले तो क्रिटिकल प्रेशर रेशियो पता होना चाहिए आपको, मैंने आपको बताया था जहां पे हमारे पास क्या होता है कि बहुत ज्यादा हम क्रिटिकल प्रेशर रेशियो से बढ़ाते हैं तो हमारे पास वो मैक्सिमम जितना हो सकता है उससे ज्यादा नहीं हो सकता, मैक्सिमम मास फ्लो रेट हो सकता है उससे ज्यादा नहीं हो सकता, तो उसको हम क्रिटिकल प्रेशर रेशियो बोलते हैं, ये मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, ठीक है। तो उसमें अगर कहते हैं कि अबव क्रिटिकल प्रेशर रेशियो उससे भी ज्यादा एडिशन और रीजनरेशन, उसमें भी हम क्या करें, एडिशन करें किसकी, रीजनरेटर की, इन ब्रेटन साइकिल कॉज वन ऑफ द फॉलोइंग, तो उससे कारण क्या होगा, देखो हमने पढ़ा हुआ है कि रीजनरेटर हम लगाते हैं, देखो रीजनरेशन हम करते हैं, रीजनरेशन हम करते हैं कि हम स्टीम लेते हैं, स्टीम लेके उसको पानी गर्म करने में यूज करते हैं और उसमें हीट एक्सचेंजर में यूज करते हैं। रीजनरेशन में हमने पढ़ा क्या कि एफिशिएंसी हम बढ़ाई जा सकती है, थर्मल एफिशिएंसी हम बढ़ा सकते हैं, फिर हम तो मजा आ गया हमें कि भाई बढ़ाओ 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 बढ़ाओ, लेकिन वो कहता है कि क्रिटिकल प्रेशर रेशियो अगर उससे अबव उससे ज्यादा अगर करोगे तो उसके कारण क्या होगा, उसके कारण हमें बताना है। तो सेवंथ एट्थ का मान लो, एट्थ का क्या होगा, एट्थ का न्यूक्लियर के भी करा देंगे बेटा, करवा देंगे, सब हो रहा है एक एक करके, सब हो रहा है, ठीक है, सब हो रहा है। तो इसके कारण बेटा जो है एफिशिएंसी एक्चुअली क्या होती है, कम हो जाती है बेटा, ठीक है। तो इसके कारण एफिशिएंसी, लॉस इन साइकिल एफिशिएंसी, इसके कारण, हाँ पहले अगर आप रीजनरेशन करते हो तो एफिशिएंसी बढ़ती है, लेकिन क्रिटिकल प्रेशर रेशियो से ज्यादा करोगे तो उल्टा होने लग जाएगा, एफिशिएंसी कम होने लग जाएगी, ठीक है, एफिशिएंसी कम होने लग जाएगी, उल्टा हो जाएगा काम, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये होगा, तो हमारे पास देखिए क्रिटिकल प्रेशर रेशियो में हमारे पास ये देखो आरपी जो होता है, यहां पे अगर एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमें पता है, इसमें जो आरपी है,
आरपी जो है वो क्या है, प्रेशर रेशियो। आरपी क्या होता है, प्रेशर रेशियो। लेकिन अगर हम बढ़ाएं, क्रिटिकल प्रेशर रेशियो से ज्यादा करें, तो हमारे पास क्या होता है, वो एफिशिएंसी कम होने लग जाती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, तो 8 हो गया, 9th कर लीजिए इसको, नंबर 9 कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रीहीट साइकिल। ठीक है, तो ए बी सी डी आपको ऑप्शन देना है, तो 9th का ए बी सी डी। प्लीज एवरीवन रिप्लाई जरूर करें, रिप्लाई जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा रिप्लाई करो बेटा, ज्यादा से ज्यादा रिप्लाई, बच्चे ज्यादा से ज्यादा रिप्लाई करो। आई रिक्वेस्ट यू एवरीवन। हाँ जी बेटा, एनीवन, कोई तो रिप्लाई करो। छी, शाबाश। ठीक है, स्टीम रेट इंक्रीजेज, ये नहीं है, इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट, क्योंकि हमारे पास टरबाइन वर्क भी इंक्रीज करता है, नेट वर्क डन भी इंक्रीज करता है, और वर्क रेशियो भी इंक्रीज करता है। ठीक है, ये 3 चीजें हमारे पास इंक्रीज होती हैं, बाकी इनकरेक्ट है, हमारे पास जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा, फ्यूजिबल प्लग। अरे हाँ चलो, ये भी अच्छा है क्वेश्चन, ये कभी आप पढ़ाते नहीं है ज्यादा। ठीक है, ठीक है, ये करो बेटा जल्दी से, इसको करो। ठीक है, तो ये 10th नंबर क्वेश्चन हो गया, तो ये मुझे लगता है कम ही करवाया गया इसके बारे में। तो मैं बेटा, आई रिक्वेस्ट यू एवरीवन, बेटा इस क्वेश्चन को कहां लिखना है आपको, इसको लिखना है जहां पे आपने एक्सेसरीज और माउंटिंग्स का चैप्टर था ना, उनके अंदर भी छापना है इसको। जहां जहां के क्वेश्चन है वहां पे जाके नोट कर लो छोटा छोटा, ताकि जब पूरा पढ़ोगे तब भी आप पढ़ो, और स्पेशल तो आप पढ़ोगे इसको। 10th का बी नहीं, ए है बेटा, शाबाश। ए है, ब्रास का बना होता है बेटा, ब्रास का बना होता है। ब्रास का जो बना होता है वो क्या है, मतलब फ्यूजिबल प्लग ब्रास के बने होते हैं। ठीक है, ब्रास के बने होते हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन भी बेटा हमें नहीं पढ़ाया जाता, फिर भी हमसे पूछा जाता है, तो ये बताना बेटा, ये बताना है, what is minimum valley angle of an ash hopper used in dry electrostatic precipitator? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जब हम फ्यूल बर्न करते हैं, वहां से गैसेस धुआं निकलता है, वो धुएं में से क्या करते हैं कि मेन जो कण होते हैं, जो पोल्यूशन करने वाले हैं, उसको नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट्स के साथ जोड़ते हैं। उसके पहले ऐश होपर होता है, तो उस ऐश होपर का एंगल पूछा गया है, तो सीधा सा रट्टा है बेटा, इसमें कुछ भी नहीं करना, 55 डिग्री याद कर लीजिए। ऐश होपर जो है, ऐश होपर का एंगल जो है वो मिनिमम वैली एंगल जो है 55 डिग्री का है, 55 डिग्री का। तो हमें रट्टा ही मारना है, हमारे पास कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि सर ये क्यों आया, ये कैसे आया, कोई आंसर नहीं है इसका, कोई नहीं बता सकता आपको कि इसका आंसर कौन सा है। बात समझ रहे हो कि हम रीजन क्या है, रीजन कोई नहीं है, रीजन कोई नहीं है, सीधा सीधा रट्टाफिकेशन है इसका। ओके, नेक्स्ट चलिए बेटा। ठीक है, ये हो जाएगा 55 डिग्री। द प्रेशर रेशियो ऑफ गैस पावर प्लांट। ठीक है, देखो अब हमने प्रेशर रेशियो के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, गैस पावर प्लांट में हमने प्रेशर रेशियो के बारे में पढ़ा हुआ है, तो उसके रिलेटेड लेकिन टेम्परेचर के माध्यम से हमें बताना है कि मैक्सिमम वर्क आउटपुट कितना होगा, मैक्सिमम वर्क आउटपुट कैसा होगा, टेम्परेचर अगर गिवन हो तो, टेम्परेचर अगर गिवन। और इसके लिए फॉर्मूला का अगेन बेटा, फॉर्मूला जो है वो आपको याद करना है, कौन सा, ये वाला, टी मैक्स अपॉन टी मिनिमम पावर गामा अपॉन 2 गामा -1। इसको याद कर लो, इसको याद कर लो, ये फॉर्मूला जो है हमेशा के लिए याद कर लो, इसको याद कर लो। तो इसके क्या होगा कि मैक्सिमम वर्क डन अगर आप लेना चाहते हो तो आपको इस फॉर्मूले में पुट करनी पड़ेगी वैल्यूज, तब आप मैक्सिमम वर्क डन आप ले सकते हो, मैक्सिमम वर्क डन आप ले सकते हो। ठीक है बेटा, ठीक है, तो ये हो गया। आई होप प्रमोद जी, शाबाश। ठीक है, नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट ये देखिए, यहां पे आ जाएंगे। डैश इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ड्राई सैचुरेटेड स्टीम जनरेटेड फ्रॉम फीड वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
कहता है कि इनमें से इनका नाम क्या होगा, इनमें से इनका नाम क्या होगा जब एज डिफाइन द अमाउंट ऑफ ड्राई सैचुरेटेड स्टीम, अमाउंट ऑफ ड्राई सैचुरेटेड स्टीम कितनी है, ठीक है, फ्रॉम फीड वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो उसकी एक डेफिनेशन है, ये सीधी सीधी डेफिनेशन है, इसका कोई कुछ नहीं कर सकता, ये डेफिनेशन है एक चीज की। 12 नंबर का आपको रिप्लाई करना है, 12 का आपको रिप्लाई करना है कि ये क्या है, ठीक है, 12 नंबर का आपको रिप्लाई करना है, 12 का, शाबाश। तो ये बेटा हमें ये डेफिनेशन पढ़ी हुई है, गलत मत करना, गलत मत करना। ओके, डेफिनेशन पढ़ी हुई है बेटा, ये डेफिनेशन पढ़ी हुई है, नहीं बेटा। इट इज इक्विवेलेंट इवेपोरेशन, इसको कहते हैं इक्विवेलेंट इवेपोरेशन। देखो बेटा मैं आपको बताऊं कि बॉयलर्स आपस में कंपटीशन करते हैं कि भाई साहब तेरा बॉयलर कितनी स्टीम बनाता है, तेरा कितना बनाता है, तो आपस में एक स्टैंडर्ड फिक्स करना पड़ता है कि हमारे पास 1 एटमॉस्फेरिक नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और उसमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रखा जाएगा। तो देखते हैं कितनी आप अमाउंट ऑफ ड्राई सैचुरेटेड स्टीम बना दोगे, तो उसको हम इक्विवेलेंट इवेपोरेशन बोलते हैं। इट इज द डेफिनेशन, इट इज द डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट इवेपोरेशन। ये इक्विवेलेंट इवेपोरेशन की क्या है, डेफिनेशन है, डेफिनेशन है। ओके, नेक्स्ट चलिए बेटा, डेफिनेशन है ये। व्हाट विल बी द स्पेसिफिक एंथैल्पी, ये एक क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं अगर आपसे नहीं पढ़ा जाएगा। व्हाट विल बी द स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ स्टीम, स्पेसिफिक एंथैल्पी बतानी है स्टीम की, एट अ प्रेशर ऑफ 2 मेगापास्कल, प्रेशर कितना है 2 मेगापास्कल, एंड ड्राइनेस फ्रैक्शन है 0.9। तो हमें बता दिया कि प्रेशर बता दिया पहले ही 2 मेगापास्कल है और ड्राइनेस फ्रैक्शन x 0.9 है, 0.9 है। वेयर प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम एट 2 मेगापास्कल, 2 मेगापास्कल पे पहले ही बता दी क्या, स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड मतलब HF कितनी आ गई 900 किलो जाउल पर किलोग्राम, ठीक है। और स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड वेपर मतलब हमारे पास वेपर की भी बता दी। तो दोनों चीजें हमें गिवन है बेटा, Hg भी मतलब हमारे पास HF भी गिवन है और Hg भी गिवन है, ये दोनों गिवन है। Hg कितनी है 2800 किलो जाउल पर किलोग्राम, ये गिवन है हमारे पास, ठीक है। व्हाट विल बी द स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ स्टीम, ये हमें पूछा है, ये इजी सा क्वेश्चन दे दिया, ये तो इजी सा क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ये बता दो, अगर कोई कर सकता है तो करो, नहीं तो मैं करवाता हूं आपको, ठीक है। स्टीम की एंथैल्पी बतानी है। देखो दिमाग देखो इंसान का कि हमारे पास स्टीम पड़ी है 2 मेगापास्कल के प्रेशर की और हमें पता है ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.9 है, तो बता दो उसके अंदर कितनी एंथैल्पी है, वो बताना है आपको, एनीवन कोई रिप्लाई कर सकता तो करो। 13 का तो बेटा हमारे पास पता है कि एंथैल्पी जब भी हमने किसी भी जगह की निकालनी है तो सिंपल सा है HF प्लस XHFG बस, लेकिन HFG नहीं पता, तो HFG हमें पता है कैसे निकाल सकते हैं, Hg इक्वल टू क्या होता है HF प्लस HFG, ये होता है हमारे पास। अब अगर हम HFG निकालना चाहते हैं इसको इधर ले आइए, ठीक है, सिंपल सी बात है कि हम कैसे निकाल सकते हैं, HF को इधर ले आइए तो Hg माइनस HF ये कर दो, तो ये क्या आ जाएगा HFG आ जाएगा, मतलब HFG की जगह पे हमें ये पुट करना है, तो HF प्लस X, HFG क्या है Hg माइनस HF, तो हमारे पास वैल्यूज है बेटा, पुट करनी है बस, कुछ नहीं करना हमें, ठीक है। 900 है, 900 प्लस 0.9 और ये Hg कितना है 2800, 2800 और HF कितना है 900, तो ये हमें वैल्यूज पुट करके आंसर लेना है, एनीवन किसी का निकला ये वाला 13 था नहीं, तो ये है 2610 बेटा, 2610 आएगा, 2610, तो ए इज द राइट आंसर। किसी का हो गया तो आप बता सकते हैं, ठीक है, 2610 हमारे पास इसका राइट आंसर आएगा। तो हमें करना कैसे है एनीवन, मैं आपको प्लीज आई रिक्वेस्ट यू एवरीवन, अगर किसी को कोई डाउट है कि सर ये कैसे किया, आज पूछ लो, ठीक है, आज पूछ लो, कल को नहीं पछताना पड़ेगा,
आज की बातें पूछी हुई कल को नहीं पछताना पड़ेगा। अरे सर वो सबसे गंदी बात क्या होगी कि 0.5 नंबर कम रह जाए, 1 नंबर कम रह जाए, वो सबसे गंदी बात है। ठीक है, पास ना होना गलत बात नहीं है। देखो 100 नंबर का पेपर था, मान लीजिए 100 नंबर का पेपर, एक बच्चे के आए 25, वो दुखी नहीं होगा। मान लीजिए कट ऑफ गई 70, है ना, तो उसके आए 25, उसको दुख नहीं होता। दुख 50 वाले को भी नहीं होता, 60 वाले को भी नहीं होगा। लेकिन अगर 70 कट ऑफ गई है, 69 आपके आगे, दुख तब होगा। तो आपको बेटा एक एक क्वेश्चन के लिए फाइट करनी है, एक एक क्वेश्चन के लिए फाइट करनी है। तो 70 अगर मान लीजिए 70% की कट ऑफ जा रही है और 69.5 आप लेने लायक बन गए, तो गलत बात ये है। तो मैं बेटा आपको कहूंगा आपने टॉप का ही सोचना है। ठीक है, मुझे एच एफ में यहां कंफ्यूजन होता है। ठीक है सर, वो 2 मेगा पास्कल को क्यों छोड़ा? गुड, आता है बट नॉट रिमेंबर्ड। ठीक है, देखो देखो बेटा, सिंपल सी बात बताता हूं, अगेन सुन लो इसको, बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही सिंपल है। देखो आपको सिर्फ इतना है कि ये बात समझनी है, आपको सिर्फ इतनी सी बात समझनी है, बड़ी आसानी से समझ लेंगे आप। ठीक है, आपको क्या समझना है, यहां पे जब जाएंगे तो हमारे पास इसकी लाइंस को समझना है बस। ये देखो ये होता है। तो हमें जब यहां पे हाथ रख दें, हम कहें कि यहां तक पहुंचने के लिए एंथैल्पी कितनी है, इसको कहते हैं एच एफ। इसको क्या कह देते हैं हम, इसको हम मान लीजिए यहां पे लेते हैं, ये एच एफ होता है बेटा, एच एफ। ओके, और यहां से अब देखो पैदल चलने की बात सोचो, हमेशा पैदल चलने की, कुछ मत सोचो और पैदल चलना है। देखो डिंग 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 डिंग, यहां तक पहुंच गया, एच एफ हो गया, एच एफ हो गया। यहां से यहां तक चलने का पैदल को एच एफ जी बोलेंगे। एफ से जी तक का सफर, एफ से जी तक का सफर एच एफ जी कहलाएगा। टिंग डिंग 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 चल गए, तो ये यहां से यहां तक का सफर, एफ से लेके जी तक का सफर एच एफ जी कहलाएगा, एच एफ जी कहलाएगा। ये यहां से यहां तक का सफर एच एफ जी है। लेकिन अगर हम कहें यहां से सीधा चलो एच जी तक, सीधा चलो, अगर हम सीधा चलेंगे तो बेटा ये पूरा यहां से यहां तक का सफर जो है वो एच जी कहलाएगा। बस इतनी सी बात है। तो आपको अगर सीधी चलना है, यहां वहां लेते हैं एच एफ एंड एच एफ जी, यहां वहां नहीं लेते बेटा, यहां वहां नहीं लेते। आपको सिर्फ इतना समझना है कि जी क्या है, गैस का, एफ क्या है, फ्लूइड का, फ्लूइड मतलब पानी का, ऐसे सोच लो, फ्लूइड मतलब पानी का। ठीक है, और एफ से जी, एफ को जी तक लेके जाना एच एफ जी। तो एच एफ जी ये कितना है, एच जी, एच जी। तो आपको इतना पता है एच जी क्या हो गया, एच जी हो गया एच एफ और एच एफ जी। एच जी क्या हो गया, एच एफ, और इसके ऊपर क्वेश्चन आना है एच एफ जी। देखो अब बस x एक्स की वैल्यू अगर 1 आ गई तो ये तो x उड़ जाएगा। x की वैल्यू अगर 1 आ गई मतलब क्या हो गया, वो हमारे पास ड्राई सैचुरेटेड स्टीम है, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम है हमारे पास। ठीक है, और ये अगर कहेंगे एच जी क्या हो गया, एच एफ प्लस एच एफ जी, तो ये बन गया। हमें तो ये फॉर्मूला याद करना है, बाकी तो अपने आप बन जाएंगे, बाकी तो अपने आप बन जाएंगे। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी बेटा आपको। हम इस बार बार कहूंगा ये क्वेश्चन आएगा, ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। स्टीम वाले में से, स्टीम की प्रॉपर्टीज वाले में चैप्टर में से आएगा ही आएगा क्वेश्चन, जान लगा लो, जो मर्जी कर लो, आएगा ही आएगा इसमें से, और ऐसा ही आएगा न्यूमेरिकल कोई ना कोई। ठीक है, आपको बस थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा वो हमने नहीं होना है, वो हमने नहीं। लेकिन एक और तीसरी चीज है, शायद मैंने ना यार मैं मिस कर गया, आपको ये चीज बताई नहीं। अब एक चीज बात सुन लो, ये नाम नाम तो आपको पता होंगे, इसको कहते हैं हम यहां पे, ये सैचुरेटेड लिक्विड, इसको कहते हैं पॉइंट को सैचुरेटेड लिक्विड, यहां कहते हैं ड्राई सैचुरेटेड स्टीम, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम। लेकिन हमारे पास अगर चीज यहां हो, यहां, ठीक है, मैं अगेन दोबारा बना देता हूं, एक और चीज बना देता हूं आपको समझाने के लिए। देखो याद आ जाती है कई बार कुछ ना कुछ चीज, देखो ठीक है, यहां आना, ये था बेटा, है ना, तो ये था,
ये यहां से गए, यहां से, ठीक है। मैं कहां से बना दूं, ऐसे ही बना देता हूं, चलो यहां बना देता हूं, ठीक है, यहां से यहां बना देता हूं। तो मेरे पास अगर कहे कि सुपर हीटेड स्टीम है, उसकी बताओ हमारे पास एंथैल्पी कितनी है सुपर हीटेड की। देखो सीधी सी बात है, हमें तो पैदल चलना आता है, ठीक है, हमें तो पैदल चलना आता है, हमें कुछ नहीं आता, हमें अनपढ़ है, बिल्कुल अनपढ़ है, अपने आप को अनपढ़ मानो कि सर मैं तो अनपढ़ हूं, मैं क्या करूं। लो फिर बताओ, पैदल चलो, टिंग 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 टिंग, पहुंच गए। कहां तक पहुंच गए, एचएफ तक। हम कहां पहुंच गए, एचएफ तक, एचएफ तक पहुंच गए। अब पहुंचो इस पॉइंट तक, टिंग 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 टिंग, चलो 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 चलो, यहां तक पहुंच गए। यहां तक पहुंचने के सफर को हम क्या कहते हैं, एच एफ जी, एच एफ जी। लेकिन अभी तो यहां पहुंचने, यहां कैसे पहुंची, यहां कैसे पहुंची। तो इसके लिए भाई साहब सिंपल सी बात है, हमें पता होना चाहिए टेम्परेचर। टेम्परेचर आपने यहां तक तो कैलकुलेशन से हो जाता है, यहां तक तो कैलकुलेशन से हो जाता है, लेकिन आगे कैसे लेके जाए। तो अगर हमें सुपर हीटेड स्टीम का पूछता है, सुपर हीटेड स्टीम का पूछता है, तो हमें कैसे करना है, सुपर हीटेड स्टीम का। तो हमें पूछना है भाई साहब, आपने सुपर हीटेड स्टीम बनाई है, टेम्परेचर बताओ कहां तक लेके गए हो। क्या पता आप यहां तक लेके गए हो, क्या पता आप यहां तक, क्या पता कितना टेम्परेचर, मुझे नहीं पता कितना टेम्परेचर है। मैं कहता हूं कि एक बार, मान लीजिए एक बार की स्टीम है, मान लीजिए एक बार की है, इसका हमें यह पता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। इसका मतलब पता है क्या है, बॉइलिंग पॉइंट अगर मिल गया, बॉइलिंग पॉइंट मिलने का फायदा ये है भाई साहब, हमें ये फायदा मिल रहा है एक, कि यहां का टेम्परेचर पता चल गया बेटा, यहां का टेम्परेचर पता चल गया, यहां वाला, बात समझ रहे हो। यहां का टेम्परेचर हमें मिल गया, वो कितना, 100 डिग्री पता है हमें, क्योंकि हमें प्रेशर पता है, प्रेशर पता है, प्रेशर का मेन काम ही यही है। प्रेशर पता लग गया तो बहुत सारी चीजें हम बता सकते हैं, ठीक है। तो हमें पता लग गया कि 100 बार, एक बार पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है। अब आप बता दो भाई साहब तेरे पास स्टीम कितनी गर्म है। वो कहता है सर मैंने 150 डिग्री कर दी, एक बार पे 150 डिग्री टेम्परेचर कर दिया। तो भाई साहब 150 डिग्री का टेम्परेचर कर दिया, मतलब आपने 50 डिग्री बढ़ा दिया। ये कितना बढ़ा दिया, 50 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ा दिया, बढ़ा दिया ना टेम्परेचर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तो पैदल ही चलना आता है, तो हम पैदल चलेंगे। हम टिंग डिंग 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 यहां तक, टिंग डिंग 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 यहां तक। तो हमारे पास क्या होगा, एच एफ, तो हम क्या करेंगे, एच एफ प्लस एच एफ जी, एक्स लगाना लगा लो, एक्स तो 1 आ गया, तो मैं लगा देता हूं, नहीं तो एक्स एच एफ जी, एक्स तो 1 आ जाएगा इसलिए हमें जरूरत नहीं पड़ती, प्लस अब हमें इसको जोड़ना है बस। इसमें क्या आएगा, एम सी डेल्टा टी, एम कितना है 1, मतलब एम क्या है, एम मास ले रहे हैं 1 किलोग्राम के लिए, 1 किलोग्राम के लिए। तो एम सी डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर यहां का और यहां का, बस ये टेम्परेचर कौन सा है, यहां वाला, ठीक है, सैचुरेशन टेम्परेचर वाला, ठीक है। ये मैं ऐसे कर देता हूं, इसको सुपर हीटेड कर देता हूं, पहले सुपर हीटेड वाला माइनस सैचुरेशन वाला, बस सैचुरेशन वाला, इनको माइनस करना है बस हमें। तो ए इससे क्या हो जाएगा, सुपर हीटेड स्टीम का भी निकल आएगा। ये मैंने शायद नहीं करवाया था सर। एक क्वेश्चन आया था कि इस टीएच डायग्राम में सुपर हीटेड स्टीम लाइन नीचे आई तो उसे क्या कहते हैं। इसका क्या मतलब बेटा, ये अगर आपके पास क्वेश्चन है तो मुझे भेज देना बेटा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपके पास पड़ा है तो मुझे भेज देना, मैं आपको बता दूंगा, आपकी बात नहीं समझ आई, मुझे आप भेज देना बेटा, फोटो भेज देना तो ज्यादा अच्छा रहेगा विनोद, ओके। तो हमें इस तरह से स्टीम वाले क्वेश्चन करने ही करने हैं। इस तरह के क्वेश्चन जितने हैं वो लगाओ, आप करो इनको, अटेम्प्ट करो क्वेश्चंस को, और ज्यादा से ज्यादा करके देखो, ठीक है। तो हमें हमें ये क्वेश्चन करने ही करने हैं, ओके। चले आगे, तो हमारे पास ये क्वेश्चन हो जाएगा इस तरह से, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, अब बॉयलर प्रोड्यूस, बॉयलर क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है कितनी, 1000 किलोग्राम पर आवर स्टीम जनरेट कर रहा है, कितनी, 1000 किलोग्राम पर आवर। स्टीम विद राइज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी राइज कर रहा है, राइज का मतलब बढ़ा रहा है, बात समझना। एंथैल्पी राइज का क्या मतलब है, आपको मैं कहता हूं कि आपकी सैलरी इंक्रीज हो गई, आप पूछोगे कितनी, मैं कहूं आपकी 5000 इंक्रीज होगी। इंक्रीज होने का मतलब चेंज है ना, पहले आपकी 20,000 थी,
अब 25 होगी तो राइज कितना हो, चेंज कितना हुआ 5000 का। तो ये कह रहा है राइज हुआ है 2500। पहले कितना था ये नहीं बताया, बाद में कितना नहीं बताया, हमें तो ये बता दिया कि बढ़ा है। हम मैं कहूँ आप घर पे आओ, पापा पापा मेरी 5000 सैलरी बढ़ गई, वाह, आप पापा कहेंगे शाबाश। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पूछे पापा कहे पहले कितनी थी, पहले तो 5000 थी, बेवू अभी 10,000 तक पहुंचा है। तो दूसरा कहे एक आए पापा 5000 सैलरी बढ़ गई, पहले कितनी थी, पापा पहले 80,000 थी अब 85 होगी, वाह शाबाश। राइज जो है ना, ठीक है, राइज जो है वो ये बताया है राइज एंथैल्पी का कितना राइज हुआ है, तो 2500 किलो जूल पर किलोग्राम का राइज हुआ है। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल, कैलोरीफिक वैल्यू दे रखी है 30,000 किलो जूल पर किलोग्राम, ठीक है, कोयला जो है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू दे रखी है, और एंड इट्स कंजप्शन इज 1000 किलोग्राम पर आवर, 100 किलोग्राम पर आवर। मतलब बॉयलर जो है वो 1 घंटे में, देखो कोयला जो है, कोयला कोल लग रहा है, ठीक है, 1 आर में कितना लग रहा है, 1 आर में 100 किलोग्राम लग रहा है, 100 किलोग्राम। और 1 किलोग्राम जब बर्न करेगा, 1 किलोग्राम जब बर्न करेगा तो वो कितनी दे रहा है, वो दे रहा है 30,000 किलो जूल एनर्जी दे रहा है, किलो जूल एनर्जी दे रहा है, ठीक है। तो ये 2 चीजें दी हैं। इसके अलावा दिया है कि बॉयलर जो स्टीम बना रहा है, स्टीम बना रहा है वो बना रहा है 1000 किलोग्राम पर आवर, 1 घंटे में इतनी स्टीम बना रहा है। और एंथैल्पी जो राइज हो रही है डेल्टा एच, वो है हमारे पास 2500 किलो जूल पर किलोग्राम। तो ये हमें गिवन है। तो हमें पूछा है व्हाट विल बी द बॉयलर एफिशिएंसी, बॉयलर एफिशिएंसी आपने पहले ही कर दिया, शाबाश विनोद, तैयारी पूरी है आपकी, फिर है तैयारी पूरी है आपकी। तो हमारे पास एफिशिएंसी बेटा, इससे एफिशिएंसी निकालनी है हमें, एफिशिएंसी निकालनी है हमें। जिसको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो आप सुन लीजिए, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हमें करना क्या है, हमें तो भाई साहब स्टीम बनानी है, स्टीम बनानी है। वो खर्चना क्या है, कोयला खर्च करना है, बात समझ रहे हो, कोयला खर्च करना है और स्टीम बनानी है। तो हम क्या करें, हमारे पास एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है आउटपुट अपॉन इनपुट, इनपुट। अब आउटपुट क्या है, आउटपुट है स्टीम, स्टीम हम बना रहे हैं, कितनी बना रहे हैं, कैसी बना रहे हैं उसको ऊपर लिख लो। और इनपुट क्या है, कोयला, हम फ्यूल बर्न कर रहे हैं। तो हमारे पास ऊपर जो आएगा वो क्या आएगा, स्टीम। हम स्टीम बना रहे हैं, जो स्टीम बना रहे हैं वो बना रहे हैं हम 1000 किलोग्राम पर आवर, 1000 किलोग्राम पर आवर। तो इसको लिख लेंगे कैसे, क्यू, क्यू मतलब स्टीम कितनी जनरेट बना रही है, क्यू, या इसको लिख लो स्टीम, स्टीम कितनी बन रही है, ठीक है, इनटू डेल्टा एच, डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी कितनी बढ़ा रहे हो, एंथैल्पी कितनी बढ़ा रहे हो। और इनपुट कोयला आप कितना बर्न कर रहे हो, देखो 1 किलोग्राम बर्न करोगे तो 30,000, ठीक है, मास मतलब 1 किलोग्राम बर्न करोगे तो 30,000 किलो जूल एनर्जी मिलेगी, उसको क्या कहते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू इनटू आप करोगे कि 1 घंटे में कितना कोयला बर्न हो रहा है, तो वो हम नीचे लिख देंगे, इनटू मास कर देंगे, बस ये फॉर्मूला छाप लो दिमाग में, इसको दिमाग में छाप लो, इसको दिमाग में छाप लो, जितना बड़ा तरीके से छापा जा सकता है इसको छाप लो। इसके ऊपर क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो हमारे पास स्टीम कितनी बन रही है, स्टीम हमें सब कुछ पता है बेटा, स्टीम कितनी बन रही है, ये देखो 1000, ये कितनी बन रही है 1000, ठीक है, स्टीम बन रही है 1000 किलोग्राम पर आवर। और डेल्टा एच राइज इन टेम्परेचर, राइज इन एंथैल्पी कितना है 2500, 2500। और हमारे पास नीचे आ जाएंगे तो कोयला कितना है, मास 1 आर में कितना बर्न हो रहा है 100, ये 100 किलोग्राम बर्न हो रहा है। और 1 किलोग्राम दे कितना एनर्जी रहा है 30,000, बस इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 83.33%, 33%। तो ये हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है, ये हमारे पास आंसर आएगा। तो इसको कर लोगे बेटा, ठीक है, 2018 का है, ठीक है जी, ओके ओके। तो ये होगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास, इसको आपने करना है, इसको आपने करना है बेटा। आप जितने ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं करो, जितने ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हो करो, ठीक है। अगर आप फ्री हो तो आप अपने टाइम का 100% दो,
और अगर आप में से कोई भी यूट्यूब का, यार मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यूट्यूब गलत है इस काम में ना। यूट्यूब एजुकेशन बनाना चाहिए, कुछ ऐसा बनाना चाहिए कि यूट्यूब एजुकेशन हो, जहां पे और कुछ नहीं आएगा। यूट्यूब में बड़ा अजीब सा कर दिया यार। बड़ा अच्छा माहौल था कि अगर आप पढ़ने बैठे हो तो पढ़ते हो, ठीक है। तो अब क्या हो गया, आप पढ़ने बैठते हो कुछ और ही चल जाता है, कुछ और ही चल जाता है, और पता ही लगता कितना टाइम खराब चला गया, कितना टाइम खराब चला गया। ओके चलो नेक्स्ट लो बेटा। तो इसका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाँ ये देखिए, इफ बैक प्रेशर इज लो इनफ, बैक प्रेशर अगर लो इनफ हो, थ्रोट इज सोनिक, थ्रोट पे अगर सोनिक बने, थ्रोट पे सोनिक फ्लो हो, मैक नंबर इज मोर देन वन, अगर मैक नंबर मोर देन वन हो, देन और एन, मतलब कुछ भी हो सकता है, दैट सेक्शन ड्यूरिंग द फ्लो इज कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल। तो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल में एम ग्रेटर देन वन कब होगा, एम ग्रेटर देन वन कब होगा, ये तो आपको याद ही करवा दिया है मैंने बेटा, ये तो मैंने आपको याद करवा रखा है। तो प्लीज इसका आंसर सही देना, इसका आंसर सही देना, इसका गलत मत दे देना, ठीक है बेटा। इसको सही देना आंसर, गलत नहीं देना इसका आंसर। तो इस तरह से होता है, हमारे पास कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट नोजल होता है, ये हमारे पास थ्रोट होता है, थ्रोट होता है, ठीक है, थ्रोट होता है। थ्रोट में क्या होता है, एम इज इक्वल टू वन, एम ग्रेटर देन वन कहां होगा, एम ग्रेटर देन वन होगा डाइवर्जेंट में बेटा, एम ग्रेटर देन वन डाइवर्जेंट में। तो डाइवर्जेंट इज द राइट आंसर, डाइवर्जेंट इज द राइट आंसर। इन अ स्टीम नोजल, heat supplied to the steam during the expansion process equals, steam nozzle में heat supplied to the steam, heat supplied to the steam during the expansion process equals, तो इसका मतलब क्या है बताइए। इसका बताइए बेटा। सुभाष चंद्र सनी देओल, रिप्लाई करें एवरीवन। जीरो, शाबाश शाबाश। तो हमारे पास स्टीम नोजल में हम बात करें तो हीट सप्लाइड क्या होती है, हीट सप्लाई होती नहीं है नोजल में। नोजल के अंदर क्या होता है, कोई हीट सप्लाई थोड़ा ना करते हम, कोई हीट सप्लाई करते ही नहीं है नोजल के अंदर। तो हीट सप्लाइड क्या होती है, जीरो। तो हम नहीं पढ़ते होते थे उसमें कि हमारे पास दो इक्वेशन लगवाते हैं, ठीक है, और इक्वेशन में लगाते हुए स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में हम कहते हैं Q इक्वल टू जीरो है, क्योंकि नोजल में क्यों हीट सप्लाई तो दे नहीं रहे हैं, तो हीट सप्लाई क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। रेशियो ऑफ द इंक्रीज इन प्रेशर इन रोटर ब्लेड टू द टोटल इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ द स्टेज। तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा बताना है, तो इसको बता दीजिए, इसको बताइए। रेशियो ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है ब्लेड्स में, मूविंग ब्लेड्स ऐसे लिख लीजिए, मूविंग ब्लेड्स टू द टोटल इंक्रीज इन प्रेशर इन द स्टेज, टोटल इंक्रीज इन द प्रेशर इन द स्टेज। तो इसका क्या होगा, ये बेटा दोनों तरफ आता है, ये हम पंप के केस में भी पढ़ेंगे और दूसरे केस में भी, टर्बाइंस के केस में भी पढ़ेंगे। तो ये होता है बेटा डिग्री ऑफ रिएक्शन, इसको क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ रिएक्शन, इसको क्या है, डिग्री ऑफ रिएक्शन। तो डिग्री ऑफ रिएक्शन को अगर आप नोट करोगे तो नोट कर लीजिए, एंथैल्पी ड्रॉप इन रोटर अपॉन एंथैल्पी ड्रॉप इन स्टेज। तो अभी अभी इसको नोट, टेंशन नहीं है इसकी, इतनी ज्यादा टेंशन नहीं है, आपको लिखने हैं जो पॉइंट वो देख लीजिए। एक तो आप इसको लिख लीजिए, ठीक है, इसको लिखिए। दूसरा हमारे पास यहाँ पे ये चीज नोट करना, इन द केस ऑफ इंपल्स टरबाइन, इंपल्स टरबाइन के केस में देयर इज नो चेंज इन द एंथैल्पी इन रोटर, एंथैल्पी का चेंज रोटर में नहीं होता, द डिग्री ऑफ रिएक्शन इज जीरो। तो इंपल्स के केस में डिग्री ऑफ रिएक्शन जीरो होता है इंपल्स टरबाइन के केस में। और पार्सन टरबाइन के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था 50% होती है, 50% होती है पार्सन वाला। और एक होता है एक होता है हीरोज टरबाइन। हीरोज टरबाइन जो है कई कई बार पूछता है, तो उसका रिएक्शन डिग्री ऑफ रिएक्शन 1 होता है, डिग्री ऑफ रिएक्शन 1 होता है। ये तो 100% कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा कि डिग्री ऑफ रिएक्शन पूछा जाता है पार्सन टरबाइन का, हीरो टरबाइन का, इंपल्स टरबाइन का। तो अगर आपको पूछता है तो ये आपको आंसर देना। और आप में से किन किन ने इसरो वाला फॉर्म भर दिया है, हाँ कल ही बताया था,
आपने इसरो वाला फॉर्म भरा है या नहीं, सेल वाला फॉर्म भरा है या नहीं भाई? बेटा देखो, कोई भी फॉर्म आए आपको भरना जरूर है, ठीक है। कोई भी, हाँ, अगर आप कहो कि पैसे का मसला हो जाता है या आने जाने का मसला होता है, देखो कुछ कुछ मैं बार बार हमेशा कहूंगा, कभी भी पढ़ाई से के खर्चे से मत डरें, ठीक है। मैंने अभी तक नहीं करा सर, तो भरो बेटा। आपका जो फॉर्म है, जो भी फॉर्म आता है, जैसे आपको सेल का फॉर्म है, सेल का आया था भी है ना, और फ्यूल, हाँ थे, और इसरो का जो आया है, तो प्लीज रिक्वेस्ट यू एवरीवन, प्लीज फिल दिस फॉर्म्स। अगर आपका, देखो, हमेशा एक दिमाग को प्रेशर देके रखो कि पेपर तो आ गया, पेपर तो आ गया, ठीक है। तो पेपर ये आएगा वो आएगा, ये एक चीज नोट करो। देखो, अगर आप सिर्फ एसएससी जेई के ऊपर फोकस हो तो वहां हमारे पास एक लिमिटेड आ जाएगा कि सिर्फ ये पोस्ट हैं। आप कोई भी एग्जाम आए सबको दो, सबको दो, ठीक है, ठीक है, सबको दो। सेल के लिए एलिजिबल नहीं हो, क्यों एलिजिबल क्यों नहीं हो भाई? सेल के लिए देखो आप, अगर आपका देख सकते हो, कोई भी फॉर्म आए तो आपको भरना जरूर है बेटा। मैं आपको ये कहूंगा बेटा, होता क्या है कि वहां अगर हम गलती करते हैं ना किसी क्वेश्चन में, तो हमें गुस्सा चढ़ता है, और वो गुस्सा हम घर आकर उतारते हैं, अपने आप को और ज्यादा पढ़ाई में झोंक देते हैं। तो वो मैं चाहता हूं कि अगर आपसे गलती भी हो वहां वाली, वो गलती करने के लिए आप जाओ। आप चाहे जा रहे हो तो आपने जाना है, फुल प्रिपरेशन करनी है। एक तो दिमाग पे बोझ रहता है, पेपर आने वाला, पेपर है, पेपर है, पेपर है, तो बार बार पेपर पेपर सोच के और ज्यादा पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। और दूसरा, अगर वहां की एक जगह की गलती दूसरी जगह फायदा दे रही है, तो जरूर करो उस गलती को, उस गलती को जरूर करो। ओके, चलो जी, आ जाओ आगे, ठीक है। ड्यू टू ट्यूबिडिटी, ठीक है, ड्यू टू टर्बिडिटी ऑफ वाटर इन बॉयलर, फीड वाटर डैश इज कॉज्ड, ठीक है। तो उसके कारण क्या हो जाएगा? स्लज आ जाएगा, एम्ब्रिटलमेंट आ जाएगा, क्रोजन आ जाएगा, या क्रैकिंग आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? आरएसी स्टार्ट हो जाएगा बेटा, टेंशन ना लो कभी। एक तो ना मुझे ये नहीं समझता, कोई जो चीज आपको मिल रही है वो तो लो। अभी आपको पावर प्लांट के एमसीक्यू चाहिए थे, पावर प्लांट के एमसीक्यू कराओ, एमसीक्यू कराओ, वो भी करवा रहा हूँ। आरएसी भी होगा, डोंट वरी, सब कुछ होगा बेटा, है ना। तो अगर वो होता ना, क्या कहते हैं जिस पे रोटी बनाते हो, ठीक है, तवा, हिंदी में भी तवा ही बोलते हैं ना। तो अगर वो गर्म हो ना, ज्यादा गर्म हो, तो उसके ऊपर रोटी अगर रखते हैं तो वो सड़ जाती है। तो धीरे धीरे चलने दो। टर्बिडिटी क्या होता है? जैसे मिट्टी वगैरह बेटा, अगर गंदगी है उसको, तो अगर वो होगा तो वो बेटा स्लज स्लज बना देगा, एक कीचड़ टाइप बना देगा। तो वो बना देगा, उसके कारण हमें प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ये स्लज इज द राइट आंसर, स्लज इज द राइट आंसर। ओके, तो ये टर्बिडिटी होते हैं, और ये भी पढ़ सकते हो आप। विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल इनकॉर्पोरेट टू आइसोथर्मल प्रोसेस? इसका राइट आंसर दे बेटा, इसका राइट आंसर दे दे, इसका राइट आंसर दे दे बेटा। इनमें से एक इसका टू आइसोथर्मल प्रोसेस होती है, आइसोथर्मल प्रोसेस। करो करो इसको, इसको बताओ पहले। लास्ट, मुझे लगता है लास्ट ही क्वेश्चन है, बहुत है। मैं वेट कर रहा हूं बेटा आपके आंसर का, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। आप आंसर बताइए इसका। बेटा आंसर दीजिए बेटा, इसका आंसर, आंसर। एनीवन, एनीवन, किसी का आंसर आया इसका? विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल इनकॉर्पोरेट टू आइसोथर्मल प्रोसेस? अगर आप रिप्लाई नहीं करेंगे तो मुझे मजा नहीं आता बेटा, मैं आपको बता रहा हूं। आपने अगर मेरे से ज्यादा आउटपुट लेनी है तो आप मेरे से बातें कीजिए, आप मेरे साथ बातें करके लिखिए इसके आंसर्स को। और इससे ये होगा कि मुझे लगता है कि हाँ, आप मुझे सुन रहे हो, ठीक है। मेरी जगह आके खड़े हो, आप हैरान हो जाओगे कैसे पढ़ा लेते हो सर,
खाली रूम में अकेले कैसे बोल सकते हो? अगर आपका रिप्लाई आता है तो मजा आता है उसके बाद। चलो प्रमोद मीना, आजा। मीना साहब, आपने कितनी मार खानी है वो बता दीजिए, कितनी मार खानी है? मुझे ये था कि इसका आंसर तो गलत देंगे ही नहीं, इसका आंसर तो गलत देंगे नहीं। आइसोथर्मल प्रोसेस बेटा, ऑटो साइकिल में अगर आप देखोगे तो हमारे पास कौन कौन सी प्रोसेस होती है, ठीक है? इस तरह से नहीं होती, इस तरह से नहीं होती। तो हमने क्या देखा था? कांस्टेंट वॉल्यूम और आइसेंट्रोपिक, कांस्टेंट वॉल्यूम और रिवर्सिबल एडिमेटिक, ठीक है? इसमें भी देखोगे तो हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास क्या होता है, ये हमने थोड़ा सा इसको बना देता हूं दोबारा, ठीक है? ये हमारे पास कैसे होता है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम इस तरह से, इस तरह से कांस्टेंट वॉल्यूम और आइसेंट्रोपिक। और इसको अगर देखोगे तो कैसे होता है हमारे पास, कांस्टेंट वॉल्यूम और आइसोबारिक, ऐसे होता है, ठीक है? तो कांस्टेंट इसमें प्रेशर वाला होता है, वॉल्यूम वाला होता है और आइसेंट्रोपिक होता है। कार्नोट होता है बेटा, कार्नोट के अंदर आइसोथर्मल होता है, ठीक है? मुझे पता नहीं था, कोई रिप्लाई नहीं दे रहा था, ये मैंने ही दे दिया बेटा। दे आंसर तो दे दिया आपने, गलत नहीं देना ना, गलत आप, मैं ये चाहता था कि ये तो आपको ऐसे ही पता है, ये क्वेश्चन में डालने वाला नहीं था, मैं सच में बताऊं, ये डालना नहीं था मैंने क्वेश्चन। मैंने सोचा यार ये इतना आसान क्वेश्चन कौन पूछता है, छोड़े यार इस क्वेश्चन को, ये तो आसान क्वेश्चन है, बच्चे तो ऐसे ही दे देंगे। अगर भाई साहब इस क्वेश्चन को आप गलत कर रहे हो तो आपको झांकना पड़ेगा अपनी तैयारी की ओर, अपनी तैयारी की ओर झाड़ना पड़ेगा। कितने जितने भी बच्चे इसको लाइव देख रहे हैं, अरे मैं आपको सीधा सीधा कह रहा हूं बेटा, अगर आप इतने गलत दे रहे हो इसका आंसर, मतलब आपकी तैयारी अभी नहीं हुई है, अभी बहुत सारी तैयारी आपकी बाकी है। तो ये तो आंखें बंद करके करने वाला क्वेश्चन है। इसमें अगर आपको सीधा से पूछे कि इसमें आइसोथर्मल कहां पे होता है, तो आपको पता होना चाहिए। एक पेज बनाओ बेटा, एक पेज बनाओ, उस पूरे पेज पे अलग अलग साइकिल्स के बारे में लिखो, पूरा पेज बनाओ, पेज के ऊपर साइकिल्स अलग अलग बनाओ और मुझे बताओ, दिखाओ कि सर देखो व्हाट्सएप पे मैं आपको भेज रहा हूं कि मैंने बनाया था। नहीं नहीं प्रमोद, देखो मैं आपको, ये नहीं है कोई पर्सनली तो है नहीं, लेकिन मैं सीधा सीधा बता रहा हूं, जिसने भी आपके दिमाग में भी गलत आया आंसर, मुझे नहीं पता किसी ने लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक है? आपने, अगर आपने दिमाग में गलत सोचा था तो आपको बता रहा हूं, आपको तैयारी की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है? आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर सकते बेटा, आइसो का मतलब ही यही होता है, आइसोथर्मल का मतलब ही यही होता है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, आइसोकोरिक का मतलब यही होता है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। देखो मेरे, आप इस फोल्डर में जाओगे तो आपको एसएससी जेईई 2023 के थर्मोडायनेमिक्स के, अगर आपको अभी भी बेसिक नहीं क्लियर, तो आपको यही कहूंगा आप दोबारा देख लो, थर्मोडायनेमिक्स दोबारा देख लो, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहे। थोड़ा भी नहीं कर सकते बेटा, वो देखो मैं आपको बताता हूं, देखो मतलब क्या है, मतलब क्या है, देखो आइसोथर्मल ये जो प्रोसेस लिखी है ना, ये एक आइडियल प्रोसेस है। आइडियल का मतलब है कि हम ऐसा मानते हैं, आइडियल है, एक्चुअल नहीं है। हम मानते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, हम ये मानते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। टीएस डायग्राम अगर बनाओगे तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, इस तरह से आप लाइन बना देते हो कि टेम्परेचर बिल्कुल भी ऊपर बिल्कुल भी नीचे नहीं जाता, जो प्रोसेस करोगे उसमें आइसोथर्मल रहेगा, ये हम चाहते हैं, आइडियल है, लेकिन एक्चुअल नहीं है। ये प्रोसेस जो है वो एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल में हम रोक ही नहीं सकते टेम्परेचर को। टेम्परेचर आप कहो कि चाय मैं आज बनाऊं, अभी बनाऊं और उसको मान लीजिए कोई टेम्परेचर रख दिया, 80 डिग्री का टेम्परेचर रख लिया, मान लो 80 डिग्री का, आप 2 घंटे बाद देखो तो 80 रहे, इम्पॉसिबल है, आप रोक नहीं सकते, आइसोथर्मल नहीं रख सकते, लेकिन हम ये आइसोथर्मल मानते हैं प्रोसेसेस को, ठीक है? ठीक है, चलो कोई बात नहीं बेटा, लेकिन करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को करो। आसान क्वेश्चन मुझे लगा कि आपको ना दूं, लेकिन मुझे क्या पता था। चलो ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तो आप बताएंगे, द फेज वेयर एनी सब्सटेंस लूजेस द डिस्टिंक्शन बिटवीन लिक्विड एंड वेपर।
जहां पे जाकर सब्सटेंस लिक्विड और वेपर के अंदर कोई डिफरेंस नहीं रहता, ठीक है, जहां पे जाके the phase where any substance loses the distinction between liquid and vapor, लिक्विड और वेपर के अंदर कोई भी भेदभाव नहीं रहता, लिक्विड और वेपर के अंदर भेदभाव नहीं रहता, तो वो कौन सा पॉइंट होता है? ठीक है जी, सी, शाबाश, क्रिटिकल। क्रिटिकल पॉइंट ही होता है जहां पे जाके भेदभाव खत्म हो जाता है, जहां पे ऊंच नीच भेदभाव तेरा मेरा ये वो पॉइंट यही होता है, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट होता है जहां पे भेदभाव खत्म हो जाता है कि लिक्विड कौन है, वेपर कौन है, दोनों एक जैसे बन जाते हैं, दोनों एक जैसे बन जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया। ओके, डैश बॉयलर इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ स्टीम पर यूनिट टाइम एट हाई प्रेशर। ज्यादा हाई प्रेशर पे कम स्मॉल क्वांटिटी बनाता है, स्टीम बनाता है 1 मिनट में, पर यूनिट टाइम, सॉरी, पर यूनिट टाइम, 1 घंटे में लगा लो, पर यूनिट टाइम। तो वो कौन सा बॉयलर है? ट्रिपल पॉइंट का बता, ये मटेरियल साइंस में हम करेंगे ट्रिपल पॉइंट का, ट्रिपल पॉइंट हम मटेरियल साइंस में कर लेंगे, सारा कुछ करवाऊंगा। कहां जाना है, मैंने आपके साथ ही हूं। ठीक है, तो हमें इसका आंसर दे दी बेटा, इसका, शाबाश, बैबकॉक एंड विल्कोक्स, शाबाश। बैबकॉक एंड विल्कोक्स जो है हमारे पास, वो स्मॉल क्वांटिटी बताते हैं स्टीम की, हाई प्रेशर पे बनाते हैं। ठीक है, हाई प्रेशर पे बनाते हैं। तो बेटा एक ये सारा जो है मैं आपको पीडीएफ में बना के दूंगा, आपके इस लेक्चर के नीचे ही होगा। ठीक है, पीडीएफ वो देख लेना, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी नोट करे हुए हैं। देखो, टाइप ऑफ बॉयलर, बॉयलर 2 पॉइंट के हैं, वाटर ट्यूब बॉयलर है और फायर ट्यूब बॉयलर है। तो वाटर वाला है बैबकॉक एंड विल्कोक्स, और ये कौन सा है, स्टर्लिंग बॉयलर। वाटर वाले 2 होते हैं, बैबकॉक्स एंड विल्कोक्स एंड स्टर्लिंग बॉयलर। ये मेन हमं बताए गए हैं, बहुत सारे अलग अलग नहीं बताए हैं। इसमें देखेंगे तो कॉर्निश, कॉकरन, कॉर्निश, लंकाशायर, लोकोमोटिव एंड स्कॉच मरीन। ठीक है, ठीक है, इस तरह से। और इसमें प्रेशर बताएंगे बेटा, मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर 40 बार का, और मैक्सिमम स्टीमिंग कैपेसिटी जो है वो है 40, इसकी है 40,000 किलोग्राम पर आवर, और इसकी है 60 बार का प्रेशर है, और इसकी 50,000 किलोग्राम पर आवर। और इसमें अगर देखेंगे, नेक्स्ट चलेंगे कॉकरन वाले में, तो इसमें प्रेशर देखो सिर्फ 6 पॉइंट, ये 15 बार तक। यहां देखो प्रेशर हाई था, प्रेशर हाई था, और यहाँ पे हमारे पास स्टीम रेट जो है वो कितने है, 4000 किलोग्राम पर आवर, 4000 किलोग्राम पर आवर तक हो सकती है। और यहाँ पे देखेंगे कॉर्निश वाले में 10 बार का प्रेशर और 6500 किलोग्राम पर आवर का स्टीम का रेट चल रहा है। और इसमें लंकाशायर में देखेंगे तो 16 बार का है और 9000 किलोग्राम पर आवर। ठीक है, और इसमें देखेंगे लोकोमोटिव में 14 बार का प्रेशर है और 9000 किलोग्राम पर आवर, और इसमें स्कोच वाले में 17 बार और यहाँ पे 1000 किलोग्राम पर आवर। तो ये मैं आपको दे दूंगा बेटा। ठीक है सर, एक एक बुक में एक एक रेंज होती है। अरे यार, ये बहुत दुविधा वाली बात है, ये दुविधा, ये सबसे बड़ी दुविधा आती है बेटा, रेंज ये। क्योंकि बेटा मैं सीरियसली मैं खुद कहता हूं इसके, ये एक्यूरेट नहीं होता, नहीं बेटा, होता नहीं है। ये अजीब सी बात है, कोई बुक किसी रेंज का बता देगी, कोई किस भी रेंज का बता देगी, और है दुविधा है बेटा, है दुविधा। ये तो मैं आपको क्या कहूं। ठीक है, या आपकी किस्मत लगा लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन आए और आपको जो आंसर पता हो वही आंसर एसएससी को भी बताओ, तो ये अच्छी बात है। होता है, दुविधा होगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप बुक कौन सी फॉलो करोगे, पूरा इंडिया देखो इतना बड़ा है, इंडिया में इतनी सारी बुक्स छपती हैं, तो कोई कुछ रेंज बना देता है, कोई कुछ। ये करना चाहिए इनको ना, एक जगह बैठ के कि भाई क्यों बच्चों को कंफ्यूज कर रहे हो, होता है। देखो, एसएससी जेई ऐसे नहीं कभी भी बताते कि मैं ये वाली बुक फॉलो करूंगा। अगर वो वाली बुक फॉलो करने लग जाएंगे तो बच्चे कहेंगे जी हाँ, ठीक है, इसको खरीद लो, काम खत्म कर दो। ठीक है, तो ये तो बता नहीं सकते ना एसएससी जेई वाले कौन सी बुक फॉलो करते हैं। ठीक है, लास्ट है हमारे पास, डैश प्रोसेस इज नॉट इन्वॉल्व इन रिंकाइन साइकिल। अब तो बता दोगे, अब तो बता दोगे या नहीं बता पाओगे? अब मुझे जितने बच्चे लाइव हो इसका आंसर तो दे दो, इसका आंसर तो दे दो। ठीक है, तो मैं इसका लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। ठीक है, और इसका आपको आंसर देना है। ठीक है, इसका आंसर आपको देना है, प्लीज।
मैं यहाँ क्वेश्चन आपको ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है, और ऑप्शन में आप क्लिक कर दें बेटा। 30 सेकेंड है आपके पास, तो लो इस पे ऑप्शन पे क्लिक कर दो। अब तो मुझे नहीं पता लगेगा किसने कौन सा आंसर दिया है, तो आप आंसर जरूर दे दो, आंसर जरूर दे दो, मुझे नहीं पता लगेगा किसने कौन सा आंसर दिया है। ये भी ऐप वालों से बोलने वाला है बेटा। साइड में लिखा है ना पोल, पोल लिखा हुआ, पोल पे क्लिक करो, पोल पे, पोल पे क्लिक करो और ये पोल करो। ढीठ लोगो जल्दी करो, टाइम खत्म हो गया। चलो बेटा, मजा नहीं आता यार, लाइव अगर सामने आओगे ना तब मजा आए असली तो। चलो कोई बात नहीं। किसने ए दे दिया था इसने आंसर ए? अरे यार क्या करें, इसका कोई कोई नहीं देगा आंसर क्या? रैंकाइन साइकिल तो याद होगा बेटा, रैंकाइन साइकिल तो याद है कि नहीं याद है? अब ये मत कहना कि सर रैंकाइन साइकिल ही भूल गए, रैंकाइन साइकिल भूल गए ये मत बोल देना। चलो बेटा, आप ऑनलाइन हो, आपका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते हम तो। एक आधा थप्पड़ ही खा लेते मेरे से आके, यहाँ पे आके सामने होते कोई एक आधा थप्पड़ तो मार के हम अपनी भड़ास निकाल लेते कि भाई इतना क्यों पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इतना क्यों पढ़ा रहा हूँ जब आपके पल्ले ही नहीं पड़ रहा कुछ। या तो देखो दो चीजें होती हैं, या तो टीचर में कमी है, ठीक है, या बच्चे में कमी है। तो हम तो अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन आप अगर सही नहीं कर रहे हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो सनी देओल शाबाश बेटा, शुक्र है, धन्यवाद आपका, आपने आंसर सही दिया। आकाश जी क्या कर रहे हो? देखो बेटा, हम इसमें प्रोसेसेस जब देखते हैं ना तो हमारे पास यहाँ पे देखोगे ये प्रोसेस ही देख लो, ये कौन सी प्रोसेस होती है, इस तरह से जाते हैं ना, इस तरह से, ये कांस्टेंट प्रेशर वाली होती है। ये लाइन कौन सी होती है? कांस्टेंट प्रेशर वाली। और जब टरबाइन के अंदर से बाहर आती है, यहाँ से स्टीम बाहर आती है, तो आइसेंट्रोपिक होती है, आइसेंट्रोपिक होती है, और फिर से हमें कांस्टेंट प्रेशर मिलता है, कांस्टेंट प्रेशर वाली। फिर आइसेंट्रोपिक हीट एडिशन होती है, इस तरह से। उसमें हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन है, आइसेंट्रोपिक यहाँ पे होता है। तो आइसेंट्रोपिक हमें मिल जाता है, लेकिन हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं मिलता है, कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं मिलता है हमें। तो जो हमारे पास आंसर होता है उन चीजों को करा करो सही बेटा, आंसर सही करा करो, ऐसे मत किया करो, ठीक है, ऐसे मत किया करो। कई चीजें आप गलत कर देते हो तो उसमें गलत हो जाता है काम। चलो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी बेटा। लास्ट है हमारे पास क्वेश्चन है, लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है, आगे चलते हैं, ठीक है। लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डैश बॉयलर हैज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉट हैविंग अ स्टीम सेपरेटिंग ड्रम। तो ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसका रिप्लाई जरूर दें, ठीक है, इसका रिप्लाई जरूर दे दें। अगर आपको बेटा नहीं याद होता मुझे बता तो दो कि सर मुझे याद नहीं होता कि ये क्यों है, ये कौन सी प्रोसेस ली है, ये प्रोसेस क्यों ली है। थोड़ा बहुत अगर नहीं पता तो मुझे पूछ लो, लेकिन करो बेटा, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं मान लीजिए यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ कि कंप्रेशन होती है, पहले क्या होती है कंप्रेशन, वो आइसेंट्रोपिक होती है। फिर हीट एडिशन जो होती है वो आइसोबारिक होती है, आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट रहता है। फिर आइसेंट्रोपिक होती है, आइसेंट्रोपिक, और फिर कांस्टेंट प्रेशर पे हीट जो है रिजेक्शन होती है। तो इसमें रैंकाइन वाले में बात करें तो रैंकाइन वाले में दो हमारे पास क्या होती हैं, दो हमारे पास होती हैं कांस्टेंट प्रेशर मतलब आइसोबारिक, आइसोबारिक होती है, और दो हमारे पास क्या होती है रिवर्सिबल एडिबैटिक या आइसेंट्रोपिक बोल देते हैं उसे, आइसेंट्रोपिक बोल देते हैं उसे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास राइट आंसर इसका तो पता ही होगा आपको, रैंकाइन साइकिल एफिशिएंसी विद और विदाउट पंप देख लेंगे बेटा, ठीक है। चलो बेंसन इज द राइट आंसर, बेंसन इज द राइट आंसर। बेंसन के पास कोई भी सेपरेटिंग ड्रम नहीं होता, स्टीम सेपरेटिंग ड्रम नहीं होता। चलो जी ठीक है, थैंक यू सो मच। कौन सा है बेटा, ये कौन सा स्टीम सेपरेटिंग ड्रम बोल रहा है ना? एक होता है ड्रम वाला, एक सिर्फ ड्रम वाला होता है सर, सॉरी ये सिर्फ ड्रम वाला नहीं, ये स्टीम सेपरेटिंग वाला है। रियली सॉरी, ये पूरा पढ़ेंगे। हैज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक नॉट हैविंग स्टीम सेपरेटिंग ड्रम है, ठीक है। अगर तो सिर्फ ड्रम पूछे, अगर तो वो पूछा अगेन स्टीम का ड्रम पूछे तब बेंसन है, तब बेंसन है, स्टीम सेपरेटिंग वाला नहीं है, ठीक है। दो चीजें अलग अलग है, ठीक है, दो चीजें अलग अलग है। तो वेलोक्स इसका क्या राइट आंसर होगा, इसका वेलोक्स होगा, इसका वेलोक्स होगा। स्टीम सेपरेटिंग ड्रम,
ये अलग चीज होती है, ठीक है, ये अलग चीज होती है। तो स्टीम सेपरेटिंग ड्रम अलग चीज है, स्टीम का हमारे पास जो होता है ड्रम वो अलग चीज होती है। स्टीम सेपरेटिंग ड्रम के लिए वेलोक्स बॉयलर हमारे पास होता है। ठीक है बेटा, चलो। नो वाटर ड्रम नहीं, हाँ वाटर ड्रम मतलब वाटर ड्रम अलग चीज है और स्टीम सेपरेटिंग ड्रम अलग चीज है, दोनों में डिफरेंस है। ये हाई प्रेशर बॉयलर है जी बेटा, हाई प्रेशर बॉयलर है वेलोक्स बॉयलर, इसमें स्टीम सेपरेटिंग ड्रम नहीं होता, उसमें हमारे पास नो ड्रम मतलब वाटर वाले ये के लिए उसके लिए ड्रम नहीं होता, तो वो अलग चीज है। चलो थैंक यू सो मच, कल दोबारा मिलेंगे बेटा। ओके ओके, थैंक यू सो मच।